नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूं और आज हम फिर एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे को बात कर रहे हैं, एक समाज के एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जो कई तरीके से हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। हम देख रहे हैं कि समाज में अब जो परिवारों के विखंडन का जो एक बहुत बुरा दौर चल रहा है, परिवार टिक नहीं पा रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ टिक नहीं पा रही हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे समाज पर देखने को मिल रहा है। तो शादियों के जिस विखंडन को, कि परिवार क्यों नहीं टिक पा रहे, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ में हैं श्रीमती कुसुम कंडवाल जी हैं। आप उत्तराखंड महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं। आप लॉन्गेस्ट सर्विस चेयरपर्सन है उत्तराखंड महिला आयोग की और आप बहुत सक्रिय रही हैं महिला आयोग में। पिछले 5 सालों से आप लगातार महिला आयोग में कामकाज देख रही हैं, महिला आयोग की जिम्मेदारी उठा रही हैं। तो आपके पास तमाम एक्सपीरियंस इन मामलों को डील करने का, पहले आप ही के पास इस तरह के मामले आते हैं। हमारे साथ में जो दूसरी मेहमान है श्रीमती अलका शर्मा जी हैं। आप एडवोकेट हैं और आप देहरादून में महिला मामलों को खासकर देखती आई हैं। आपके पास भी लंबा तजुर्बा है इन मामलों को देखने का। तो हम अपने दोनों ही एक्सपर्ट से, पैनलिस्ट से इस पर बात करेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इसके वो लोग किस रूप में इसको देख रहे हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कुसुम कंडवाल जी से, क्योंकि आप महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं। तो मैम, मूल मुद्दा हमारा यही है कि परिवार टिक नहीं पा रहे हैं। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं कि जहां मतलब अब तलाक बहुत एक आम बात हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर रिश्ते बहुत मतलब टॉक्सिक हो जाए तो उनको निभाना ही निभाना है या हर हाल में जुल्म सहते हुए निभाना है, बट हम ये भी तो देख रहे हैं कि एक टॉलरेंस ख़त्म हो रही है रिश्तों में। आप किस रूप में इस समस्या को देख रही हैं? आप 5 साल से इन मामलों को प्रत्यक्ष तौर पे देख रही हैं। पहले तो काउंसलिंग के लिए महिला आयोग के पास ही ज़्यादातर लोग आते हैं। आपके तजुर्बे क्या हैं मैम? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपको नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं भी इन बातों को रखती हूँ, क्योंकि महिला आयोग की प्राथमिकता है परिवार को बचाना। कि किसी भी तरह से पहली कोशिश रहती है कि परिवार बचे, परिवार टूटे नहीं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो हम तक पहुंच पाता है तो हमारा पहले यही रहता है कि, क्योंकि हम जब आयोग में लोग आते हैं, कोई भी आता है, तो हम उन्हें पहले सुरक्षित माहौल देते हैं। हम कहते हैं देखो आप आए हैं, आपकी बात किसी तीसरों को नहीं पता चल रही है, हमें और आप ही बैठे हैं, हम दोनों को सुनते हैं। पहले हम पति पत्नी को ही सुनते हैं कि आप बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही है। कई बार तो संजीव जी मैं कहूँ कि बहुत छोटी छोटी चीजें, आज क्या है कि इतनी छोटी चीजें हैं जिसमें कि जिसे हम लगता है कि कुछ ऐसा बड़ा है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो टूट के कगार पे आ जाते हैं। कई बार हम उन्हें क्या करते हैं कि मौका देते हैं कि आप एक बार हमारे कहने से आप एक बार 1 महीने आप साथ रहिए, एक बार आप 2 महीने साथ रह के देखिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप बिल्कुल, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आयोग आपके साथ खड़ा है। और अगर आपको लगता है छोटी छोटी चीजों में, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे घर हमने जोड़े हैं और ऐसे वाले लोग, ऐसे परिवार भी जोड़े हैं जहाँ पति पूरी तरह से नशा करता है और नशे से कई बार तो पत्नी का सर फाड़ देता है, कई बार उसे पीटता है, कई बार बच्चों को परेशान करता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने ऐसे परिवार भी ठीक किए हैं। हमने पूरी तरह से उन्हें किया और वो परिवार आज ठीक है। हम मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं उन्हें। हमें बहुत खुशी होती है कि जब एक परिवार जुड़ता है, क्योंकि आयोग की एक भूमिका अभिभावक की भूमिका जैसी होती है कि वो चाहता है कि समाज बिखरे नहीं, समाज टूटे नहीं, परिवार टूटे नहीं। तो ये चीजें रहती है, लेकिन इसमें फिर भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं कि दोनों में, आज दोनों वर्किंग होती हैं। जब दोनों पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो कई बार आप देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन विचार नहीं मिल रहे हैं। दोनों में दोनों में कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब ये चीजें जब पहले से दोनों का रिश्ता तय होता है, और कई बार क्या है कि दोनों एक दूसरे से पहले से जानते हैं, एक दूसरे की पसंद से ही शादी होती है। लेकिन शादी के बाद मैंने ये देखा है कि एकदम से भिन्नता आ जाती है उनके विचारों में है। और जबकि हम पूछते हैं कि भाई आप कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो कई बार वो कहते हैं हम 5 साल से जानते हैं, 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन शादी के कई बार 15 दिन में ही उनका
विचार भी मतलब एकदम भिन्नता आ जाती है, एक दूसरे कोई भी झुकना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमारा यही कहना होता है कि आज ठीक है। हमें सबसे बड़ी परिवारों को आवश्यकता है संस्कारों की। अगर हम बच्चों ठीक को है। शिक्षा दे रहे हैं तो सिर्फ शिक्षा न दें, उसके साथ संस्कार भी देना बहुत जरूरी संस्कार है, भी। क्योंकि ये बहुत ठीक बात है। दुर्भाग्य है कि इस तरह से परिवार टूट रहे हैं। और कई बार तो जो हमें लगता है कि ये परिवार, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये मतलब इन दोनों को साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक दो मौका हम देते हैं, लेकिन जब नहीं होता है तो फिर हम उन्हें कहते हैं ठीक है, आप आपसी सहमति से आप दोनों सेपरेट हो जाओ। और ऐसे भी बहुत सेपरेट सारे हो जाओ। केसेस ठीक हुए है। हैं चलिए। कि वो ठीक है। सेपरेट हुए मैं हैं, कि जब हमें लगता हुए है, हैं। तो ऐसा भी है। ठीक है। तो इसमें मैं आप मैं आता हूं मैम आपके पास दोबारा इस सवाल पे आता हूं। और अलका शर्मा जी हमारे पास हैं। मैम, आप जो न्यायालय के मामलों को खासकर देखती हैं और इस तरह के केसेस आपके पास दिन रात डील आती हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपका तजुर्बा क्या है। 20 साल पहले, 15 साल पहले जब आपने अपना करियर एज एडवोकेट आपने शुरू किया होगा, उस समय क्या ट्रेंड था और क्या ये मामले बढ़ रहे हैं इस तरीके से? जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज का समय बदलते हुए जो दैनिक हमारे कार्य होते हैं, दिनचर्या होती है, वो सब कुछ बदल रही है। उसके साथ साथ आपसी संबंधों का जो सोच होती है वो भी बदल रही है। संबंधों को जो सोच बदल रही है, उसके कारण लगातार कोर्ट में केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपसी संबंधों में ये हो रहा है कि एक तो ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है कि मैं हो गया है सब कुछ, कि मैं हूँ, हम वाला जो शब्द था वो खत्म हो चुका है हमारे बीच से। आज से 15 साल पहले परंपराएं होती थी, संस्कार होते थे, अध्यात्म होता था, संबंधों को निभाने की निष्ठा होती थी। आज वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और सर इस कारण जो है कोर्ट में लगातार केस बढ़ रहे हैं। दिन के अगर आप लगाएं तो कम से कम 500 केसेस हमारे देहरादून कोर्ट में आते हैं। सर सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहती है कि वो जो है हम महिला आयोग में भेजें, काउंसलिंग में भेजें उनको, ताकि थोड़ा सा उनको समय मिले। काउंसलिंग के लिए भेजते हैं ताकि उनको समय मिले। अगर उनको लगता है कि हमारे आपसी संवाद से मामले सुलझ सकते हैं तो सुलझ जाते हैं, नहीं तो फिर वो कोर्ट में आना ही आना होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपने बताया कि काफी केस बढ़ रहे हैं। क्या आपके पास अंदाजा है कि इसमें फैमिली कोर्ट में कितने केसेस चल रहे होंगे? कुछ इस तरह का फिगर है आपके? कुछ अंदाजा, कुछ इस तरह से आपको अंदाजा? जो वर्तमान में जो लंबित मामले हैं वो 10,000 से ऊपर हैं। ये बहुत बड़ी फिगर, ये बड़ी फिगर इसलिए भी है कि 10,000। देखिए, मैं अभी एक सर्वे रिपोर्ट देख रहा था, एक सैंपल सर्वे आया है, उसमें ये आया है कि उत्तराखंड में जो डाइवोर्स का जो रेट है वो नेशनल जो रेट है उससे कम है, 1% से भी नीचे अभी है, लेकिन ये राइजिंग पे है, ये बढ़ रही है ये दर। तो ये जो 10,000 की जो फिगर भले ही मतलब हमको लग रहा हो, लेकिन ये उत्तराखंड के लिहाज से काफ़ी बड़ी, एक जिले की तो बात है, एक देहरादून जिले की बात है। और उसमें ये भी था कि पहाड़ी जिलों तक ये बात अब जो है बहुत कॉमन सी हो गई है कि लोग वहाँ भी सेपरेट हो रहे हैं, वहाँ भी टॉलरेंस खत्म हो रही है, रूरल अर्बन का जो है वो विभाजन खत्म हो रहा है। अब मैम कुसुम कंडवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो मतलब पहले ये माना जाता था कि ये जो तलाक है या जो सेपरेशन का ये जो समस्या है, कि बेसिकली एक अर्बन इलाकों की या शहरी क्षेत्रों में मतलब समस्या ज़्यादा है, गाँव में इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आप क्या यही देख रही हैं अभी भी कि ये अर्बन और रूरल का डिवाइड बना हुआ है, या सब जगह भी ये समस्या हो गई है? और मैदान पहाड़ में क्या स्थिति है? क्या मैदान में भी, क्या पहाड़ों में भी अब डाइवोर्स के केस आ रहे हैं? बिल्कुल संजीव जी, ऐसा है कि वैसे तो शहरी इलाकों में ज्यादा है, लेकिन अब हमारे पहाड़ भी अछूते नहीं रहे हैं। पहाड़ों में भी ये चीजें काफी बड़ी हैं। और मुझे लगता है कि आज हम आधुनिकता में जो जा रहे हैं, अभी अलका जी ने कहा ईगो और बहुत सारी चीजें, ये तो क्या है कि ये चीजें शहरों में तो है ही, शहरों में तो काफी हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो शहरों के, लेकिन गांव के भी हमारे आ रहे हैं। हम चमोली से हमारे पास आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग से हमारे पास आ रहे हैं, अब उत्तरकाशी से आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, मतलब पूरा ही हमारा अल्मोड़ा से आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उनको कि कई बार क्या है कि दिक्कतें ये भी है कि कुछ लोग, कुछ शादी होती है तो महिलाओं के साथ बहुत ही
दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ हाँ, उनको वो सच है हमारे बहुत साथ, बिल्कुल ऐसा हाँ, हकीकत, हाँ। उसमें महिला को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, मेंटली हो, किसी तरह का हरेस, बहुत सारे केसेस ये वाले भी हैं। ज्यादा मैं कहती हूँ कि जो मेंटली हरेसमेंट है वो मेंटली हैरेसमेंट में भी कई कुछ लोग तो डर जाते हैं, तो फिर से वो एक बार से घर मतलब ठीक करने के या आयोग के सामने अपनी बात रखते हैं कि हमें एक मौका दे दीजिए, लेकिन कई बार मौका देने के बाद भी वो नहीं सुधरते हैं। कई बार ऐसा है कि महिला के साथ उस तरह का अन्याय होता ही रहता है। तो हम ये कहते हैं, हम फिर तो यही लास्ट तो एक ही रास्ता होता है कि भाई ठीक है, अगर ये महिला मार खाने के लिए नहीं हुई है या किसी तरह से प्रताड़ित होने के लिए नहीं है, और कई बार क्या होता है कि हमारे प्लेन शहरी कुछ इंटीरियर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ की उन्हें बेटा चाहिए होता है, अगर बेटी हो गई तो वो बेचारी इतनी प्रताड़ित हो जाती है ना कि उसको ना पूछा, उन्हें लगता है कि ये बेटी हुई क्यों है, उस बेटी को मतलब देखना भी नहीं चाहते, उस बेचारी को देखना भी नहीं चाहते। ऐसे केस आया, बिल्कुल हाँ, इसी हफ्ते विकासनगर में केस आया। एक केस हमारे पास, और एक क्या मैं कई सारे केसेस ऐसे हैं कि बेटी हो गई तो वो देखने भी नहीं आए, वो बेचारी इतनी परेशान रहे, मायके वाले सब कुछ कर रहे हैं, तो अब करे क्या, जाए कहाँ बेचारी, तो उसे वही सहारा होता है। और कई बार तो किसी का मायका इतना कमजोर होता है कि वो इस तरह से परवरिश अपनी ही दिनचर्या मतलब वो बड़ी मुश्किल से करते हैं, और महिलाएं ऊपर से जब मायके आ जाती हैं, ससुराल वाले पूछते नहीं, खर्चा नहीं देते, तो बहुत दिक्कत है। ठीक बात है। मैम आप कुछ कह रही थी? मैम की बातों से बहुत सहमत हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है, इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिलाएं पुरुषों को कई बार इतना उत्पीड़ित कर देती हैं कि पुरुषों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इस बात को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अलका जी मैं बताती हूँ, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है महिलाओं की। मैं जब से आई हूँ मैंने पुरुषों की एप्लीकेशन लेना शुरू किया है, और सबसे बड़ी बात आप बताएं, हम दोनों को बिठाते हैं, और दोनों को बिठाने के बाद हम 5 लोग बैठते हैं, 5 लोग में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब पूरी तरह से हम बैठते हैं और उसमें देखते हैं कि वास्तव में पक्ष, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं, देखो 5% महिलाएं ऐसी होती जो हाय तौबा करती हैं, मेरे साथ ये हो गया, मैं हो, कई बार क्या होता हमें लगता कि बहुत अन्याय हो गया, हम भी थाने में फोन कर देते हैं तुरंत तत्काल कैसे, लेकिन जब वास्तविकता हम जानते हैं, दोनों को बिठाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे 5% ऐसी महिलाएं हैं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं, लेकिन वो ना आपके सामने बच पाती, ना हमारे सामने। जो गलत करती हैं वो अपने आप में हम सामने आ जाता है। जब हम दोनों को सुनते हैं, पूरी तरह से दोनों के एविडेंस सामने आते हैं, तो निश्चित ही फिर हम उस पुरुष के पक्ष में हो जाते हैं, उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं, और उनकी भी हम एप्लीकेशन, हम कहते दे दीजिए, आप ये मत कीजिए कि महिला के ही पक्ष में, तो हम पुरुषों के भी एप्लीकेशन देते हैं। बिल्कुल, महिला आयोग का मतलब ये नहीं है कि सारी महिलाओं की गलत बातों को भी जस्टिफाई किया, जो सही है वो किए जाएंगे, वो बहुत सही कर रही हैं। अब मैम अलका जी, आप खासकर आपने ये बात कही थी कि महिलाएं भी मतलब कई बार इसमें उसको मिसयूज करती हैं। कुछ ऐसी नैरेटिव बना है पिछले 1-1.5 साल में कि महिलाएं मतलब शादी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, मेंटेनेंस लेने के लिए, दूसरे खर्चे लेने के लिए, इस तरह का एक नैरेटिव बना है। क्या वो नैरेटिव किसी रूप में यहाँ पर नजर आपको आता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे शादी को एक हथियार की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है सर। अपेक्षाएं बहुत है महिलाओं की, और सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो आपका मल्टीमीडिया है, और जो ये देखते हैं कि भाई इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, बहुत ज्यादा पैसा कहाँ से आ सकता है, इस तरीके से वो नैरेटिव फैला हुआ है, इस तरह के मामले आ रहे हैं यहाँ पर, में बिल्कुल प्रयोग किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैम कुसुम कंडवाल जी, मैं अब इस पे सवाल मेरा ये है कि रीजन क्या आपको नज़र आते हैं? आप तो ये बात कही थी कि एक तो नशे वाली बात है, निश्चित तौर पर पुरुषों में वो समस्या है, नशाखोरी की समस्या है। दूसरी समस्या आपने ये बताई कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारा समाज आदर्श हो गया है, दहेज की मांग ही नहीं होती होगी, दहेज का भी एक रीज़न होगा, बेटी पैदा होने वाले भी आपने एक समस्या बताई है। इसके अलावा लड़कों की शिकायत क्या है, क्यों केसेस आ रहे हैं आपके पास? आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें लड़कों की शिकायत क्यों होती है कि वो क्यों तलाक चाह रहा है? कई बार क्या होता है कि लड़के भी हमारे पास आते हैं। एक चीज तो आजकल एक नई बड़ा पैटर्न हो गया है, मैं आपको बताऊं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हमारे पास अभी बहुत सारे केस इस तरह के बढ़ रहे हैं,
ये आप मतलब ये भी परिवार का विघटन का कारण हो रहा है। कई बार क्या होता है कि शादी हो जाती है और वो छुपा देते हैं कि परिवार वाले इसमें ज्यादातर तो लड़के ही हैं, पर कुछ महिलाएं भी हैं। पहले क्लियर कर देना चाहिए ये बात। ये अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको पहले इस बात तो क्लियर होना चाहिए कि जब आप किसी के साथ अगर आप किसी भी रूप में आप अटैच्ड हैं तो फिर आपको दूसरे की लाइफ को तो डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। वो तो बहुत खराब बात है। ठीक बात है। एक तो ये मामला जी। हाँ, कई बार है। और ये भी है कि कई अब दहेज का भी है। ये ग्रामीण में नहीं है, ये शहरी क्षेत्रों में है कि अच्छा। दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता। अभी 2-3 दिन पहले की बात ही है। तो एक हमें महिला मेरे पास आती है कि उन्हें इस तरह से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये भी दिया, पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया, ये दिया कि बेटी खुश हो। अच्छा, वो बेचारे ये है ना कि इधर से ले उधर से ले। अब कई बार क्या होता है कि उसका हिसाब भी नहीं होता है वो कोर्ट के पास भी जाएंगे हाँ, तो उनके पास, लेकिन ठीक बात। इतना परेशान किया जाता है। तो इस ये वाला जो दहेज वाला है, ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, पहाड़ों में शहरी नहीं क्षेत्र है में ये। ज्यादा। ठीक है मैडम। अलका जी आपको क्या लगता है कि मतलब और क्या क्या रीजन है जो सेपरेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, टॉलरेंस जो खत्म हो रही है, उसके रीजन क्या है? एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स की बात मैडम ने कही है। क्या ये भी है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है तो अब उनको शायद किसी की ज़रूरत भी, मतलब उस रूप में ज़रूरत नहीं डिपेंडेंसी की, वो एक सोशल चेंज जो आया है वुमेन एम्पावरमेंट से, क्या वो भी एक रीज़न है? नहीं सर, मैम ने जो कहा है मैं उनका समर्थन करती हूँ। दूसरी बात यह है कि आपसी तालमेल की बहुत कमी है दोनों पक्षकारों में, संवाद की कमी हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो ईगो की प्रॉब्लम है। ये भी कह सकते हैं कि भाई दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं तो उनमें अहम की भावना आ जाती है कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या ये तो नहीं कह सकते कि भाई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको ईगो प्रॉब्लम जरूर कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है, जो आजकल हमारे ओटीटी पर जो फिल्में दिखाई जा रही हैं उससे हमारे पारिवारिक मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उनको देखकर वैल्यूज प्रभावित हो खत्म रहा है हो गए। हमारा युवा। बिल्कुल। जी, युवा जन जो है, जितना भी युवा है वो सब बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो जो देखता है वो ही वो अपनाता है, अपनी जीवन शैली को वैसा ही बना देता है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा जो है अपेक्षाएं जो रहती हैं वो पूरी जब नहीं होती तब हम एक तलाक के तरफ चलते हैं दोनों पक्षकार की। हमारी अपेक्षा जो आपसे थी, कई बार लव मैरिज कर लेते हैं, तब बाद में जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर वो तलाक की तरफ अपना कदम उठाते हैं कि भाई हमारा ये जीवन नहीं चल सकता। कई बार 5-5 साल के संबंध होते हैं, लेकिन शादी के सिर्फ 15 दिन ही साथ रहते हैं, क्योंकि जो अपेक्षाएं होती हैं, जो आशाएं होती हैं एक दूसरे से, वो पूरी नहीं कर सकते, पूरी नहीं तो हो तलाक पाती। की तरफ हाँ। चलते हैं। अब मतलब मुझे लगता है कि ये जो अब दोनों लोगों ने कही कि कई मामले ऐसे भी आए हैं कि लोग 10 मतलब 5 साल, अब तो लोग बोलते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल, और रिलेशनशिप के बाद जब आप एक उसको संस्थागत रूप देते हैं, मैरिज का एक नाम देते हैं, वहाँ आप 10 दिन में 15 दिन में टूट जाते हैं। तो ये एक पता चलता है कि क्या मैं मैम आपसे कुसुम कंडवाल जी कि क्या ये युवा या नई पीढ़ी शादी को भी एक फास्ट फूड टाइप के आइटम के तौर पे तो नहीं देख रही है कि यूज़ किया चिल, मतलब ठीक है ट्राई कर लिया हमने, किसी दिन हमने मोमोज ट्राई कर लिए, किसी दिन हमने पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया, क्या इस तरह का एक माइंडसेट बनता जा रहा है? बिल्कुल, कुछ केसेस वास्तव में इस तरह के हैं। अभी अलका जी भी जो कह रही थी उसका भी मैं समर्थन करती। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। दूसरा ये वाला इस तरह का कि अभी क्या है कि आज हम परिवार क्या है कि परिवार ना अपने जो बच्चे हैं उन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। हम इस आपाधापी में रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा एजुकेटेड हो, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन ले ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन उसके साथ साथ पता क्या है, वो ये नहीं देख पाता है कि बच्चा उसके साथ साथ और एक्टिविटीज कैसी हैं उसकी, वो क्या कर रहा है, उसके दूसरे संस्कार उस पे कैसे पड़ते जा रहे हैं, वो दूसरी लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, और बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। अभी आपने सोशल मीडिया का भी विषय उठाया, मैं लगातार सोशल मीडिया पे बोलती जा रही हूँ। और सोशल मीडिया अभी जैसे कि अलका जी ने भी कहा कि हमारी पहाड़ की महिलाएं भी सोशल, आपने कहा ना कि एक केस टिहरी का, एक केस उत्तरकाशी का, तो ये महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से 2-2 3-3 बच्चों को छोड़ के निकल जा रही हैं।
ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस हुए हैं। हाँ, मैं उस पर ही बात आने वाला था कि ये भी हो रहा है कि अब मतलब 2-3 बच्चों को छोड़ के चले जा रहे हैं। दूसरा मैं ये कहनी पहले अपने वाले विषय पे आ रही हूँ कि आज क्या है कि जब अगर वो एक दूसरे को, आपने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप बीच में काफी ज्यादा हो गया था, लेकिन जब तक उत्तराखंड सरकार ने, मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ, का, यूसीसी एक अच्छी पहल की है दिवाली। यूसीसी जो लागू की है लिव इन रिलेशनशिप में, उसमें वो क्या है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करता है तो बहुत सोच समझ के वो वहां तक पहुंचता है, क्योंकि दोनों परिवारों को जानकारी हो जाती है कि हमारे बच्चे, हमारे बेटा या बेटी रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हाँ, वो जिम्मेदारी का भाव आया है उसमें, बिल्कुल वो जिम्मेदारी का भाव आया यूसीसी से। निश्चित तौर पर उसके लिए बधाई की पात्र है सरकार भी और तमाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि आसानी से ये रिश्ता टूट नहीं पाएगा। हालांकि देखो ये समाज के लिए तो ये गलत ही संदेश है, लेकिन ये कि लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन जैसे कि महिलाएं पहले बिना बताए साथ रहती थी, दोनों रिलेशन में रहते थे, और कई साल हो जाते थे, फिर क्या है कि वो पूरी तरह से इस्तेमाल करके फिर वो वहां से निकल जाता, लड़का निकल जाता था, फिर उसको ठीक है कानून पहले भी थी, ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन ढूंढते रहो। कम से कम ये है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि एक दिन वो रिश्ता फिर शादी में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इस चीजों में हम कहते हैं कि इन चीजों में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सभी, मैं तो कहती एक एक परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे अपने जो हमारे बच्चे हैं उनकी मॉनिटरिंग हम कैसे करें, उनके साथ संवाद कैसे बना के रखें, उनको वो जहाँ पे भी है, वर्किंग है या कहीं है, तो उनके साथ हमारी लाइजनिंग रोज की दिनचर्या बात होनी चाहिए। ये हमारे लिए, हम सब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ, जो मुझे सुन सकता है, कि वो हर माता पिता अपने बच्चों को फ्री ना छोड़े, उनको उनसे एक एज ए फ्रेंड उनसे बात करे, खुल के बात करे कि आप कहाँ है, आपका दोस्त है या आप कहाँ रह रही हैं, या आपके साथ जो कोई है क्या वो किस तरह का उसका व्यवहार है, या आप रिलेशन में रह रही हैं, या वो ये सारी चीजें देखो, जब तक परिवार इन्वॉल्व नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, तो निश्चित ही जिस तरह की केस आगे बढ़ेंगे, इस तरह के जो उत्पीड़न है या जो मतलब वो रिलेशनशिप का है, वो निश्चित ही बढ़ेगा। इसलिए जागरूक होना जरूरी है। अलका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कुछ कहना चाह रही हैं? हम लोग काफी बातचीत, हम लोग अब एंड की तरफ बढ़ेंगे। जी सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि केवल परिवारों का ही दायित्व नहीं है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। मैं कह रही हूँ स्कूलिंग जो शिक्षा होती है वहीं से इनको संस्कार दिए जाए, और कैसे रिश्तों को निभाया जाए ये भी शिक्षा का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मेरे पास 2 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे पूछने हैं कि जब सेपरेशन होता है तो बच्चों को सबसे बड़ी कीमत तो बच्चों को चुकानी होती है, बुजुर्ग माँ बाप को चुकानी होती है, बल्कि बच्चों को चुकानी होती है। उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उनका पूरा जीवन दांव पे लग जाता है। आपने बहुत इमोशनल सीन देखे होंगे अलका जी, जब परिवार सेपरेट हो रहा है, बच्चे, उनको किसी एक को चुनना पड़ रहा है। वो कितना, एक माँ हैं आप कितना, मतलब वो एक खराब सीन होता होगा। सर बहुत दर्द भरा सीन होता है, और सर हमारे लिए डिसीजन लेना कि बच्चा किसके साथ रहेगा, माता के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा, ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है डिसीजन करना। बट सर मैं जब दोनों पक्षकार तलाक लेते हैं आपसी सहमति से, तो उसमें विजिटिंग के लिए बच्चे के लिए आ जाता है कि भाई हम विजिटिंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो तलाक के अलगाव के जो संबंध चल रहा है, जो कि नैरेटिव चल रहा है बहुत ज्यादा, इसमें बच्चों को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सर। जैसे कि माता बच्चे को अपने साथ ले आती है और वो पिता से नहीं मिलने देती, और उसके एवज में वो सब कुछ करवाती है उससे, वो जो नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता। तो सर बच्चे के परिवेश, बच्चों का तो बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सर। बच्चों के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया आजकल। तो भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं दोनों पक्षकारों की, माता की भी और पिता की। हम नहीं कह सकते कि वो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें सुख कहाँ से मिलेगी, हमें सुविधा कहाँ से मिलेगी।
बहुत ही आपने बहुत क्रूर चेहरा आपने इस समाज का दिखाया है जी। मैम आप कुछ कहना चाह रही थी, हम एक लास्ट सवाल और लेंगे। अध्यक्ष जी, जी कुसुम कंडवाल जी। ये वाला प्रश्न मैं भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि रोज हम भी देखते हैं इस तरह के कि वास्तव में जो बच्चा है ना, वो सबसे ज्यादा सफर करता है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में। अगर जहाँ माता पिता की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, माता पिता में अलगाव होने लग जाता है, तो सबसे ज्यादा अगर डिप्रेशन में कोई आता है तो वो आने वाला बच्चा आता है। और वो बच्चा सफर करता है, वो रोज की उनकी लड़ाइयाँ वो देख। दूसरा बाद में क्या है कि बच्चे को हथियार बना दिया जाता है, जिसका मतलब चाहे माँ हो चाहे पिता हो, दोनों ही अपने अपने ढंग से बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं, अपना अपना पक्ष बच्चे पे थोपते जाते हैं। बच्चा इतनी बड़ी असमंजस में आ जाता है कि बच्चा किसकी तरफ बोले। अगर हाँ ठीक है, अगर उसकी माँ को किसी तरह से उस पे प्रताड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, तो बच्चा देखता है, फिर तो वो माँ की तरफ निश्चित ही जाता है। कई बार क्या होता है कि कई बार उसे ये नहीं पता, वैसी जवानी, दोनों की जंग होती, दोनों की लड़ाइयां इस तरह की होती है, रोज का रहता है। तो बच्चा फिर कोई भी ये नहीं लगता कि कौन मेरे लिए अच्छा कौन मेरे लिए बुरा है। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम स्पेशली बच्चों को अलग से पूछते हैं अपने। मैं परसों की बात बता रही हूँ, परसों हमने बिल्कुल बेटी को अलग से बुलाया कि बेटे आप किसके साथ रहना चाह रही हैं। तो वही है कि दोनों अपने आप लग जाता है कि इसको बच्चे को कितना पढ़ा दिया गया है, बच्चे पे कितना प्रेशर बना दिया गया है। अगर तो वही होता है इसमें ना सबसे ज्यादा, क्योंकि अब क्या है, हमारे आने वाले समाज को जब परिवार टूटते हैं तो आने वाले समाज को हमें ऐसे बच्चे हमें समाज के लिए मिल रहे हैं कि जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, जो ऑलरेडी इस तरह का माहौल देख के आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि दो चार घर रहे होंगे, लेकिन अभी तो मुझे लगता है हर तीसरा चौथा घर इस तरह का हो जाता है जहां बच्चे इस तरह की प्रताड़ना झेलते हैं माता पिता की लड़ाइयों की। बिल्कुल, ये एक बहुत, और आपने जैसे कहा कि एक पूरी पीढ़ी, मतलब बड़ी हमारे समाज में अगर ऐसे बच्चे होंगे जो डिप्रेस हैं और वो बड़े होकर एक स्वस्थ नागरिक, एक स्वस्थ समाज तो नहीं दे पाएंगे, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि हमने इस पूरे मुद्दे पर बहुत शानदार तरीके से बात की है। मैं पुनः अपने एक बार दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर किसी दिन किसी मुद्दे पर आप दोनों लोगों से फिर से बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।